जय हिंद फ्रेंड्स। मैं दीपक अवचेतन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रसन्न होंगे और साथ के साथ अपनी तैयारी को अच्छे से कर भी रहे होंगे। और तैयारी दोस्तों में अपनी लगे रहें, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। क्योंकि नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो एग्जाम की कुछ कह नहीं सकते कि कितनी जल्दी एग्जाम करा दी जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपनी तैयारी में लगे रहें या जुड़े रहें अपनी तैयारी से, बीच में बिल्कुल भी ब्रेक ना करें। हमारी जो क्लासेज हैं उन्हें रेगुलर लेते रहें। तो पिछली क्लास में हम कहाँ पहुंच चुके थे कि जो मीर जाफर है उसको बंगाल से क्या करते हैं, ब्रिटिश क्या करते हैं, बंगाल के पद से या गद्दी से हटा दिया जाता है। तो अगला नवाब किसको बना दिया जाता है? मीर कासिम को। तो एक युद्ध होता है, मैंने आपको बताया है कौन सा युद्ध होता है, एक वेदरा या चिंसुरा का। वेदरा या चिंसुरा, ये दोनों जगह कहाँ पड़ती हैं? बंगाल के अंदर। इस युद्ध में क्या होता है, मीर जाफर 1759 में ये युद्ध हुआ है। इस युद्ध में क्या हुआ था, मीर जाफर को गद्दी से हटा दिया। जब इसको गद्दी से हटा दिया जाता है तो अगला नवाब किसको बना दिया जाता है? इसके बाद अगला नवाब बनता है मीर कासिम। किसको नवाब बना दिया है? मीर कासिम। किसकी सहायता से बना है? अंग्रेजों की सहायता। सहायता किसने की है? अंग्रेजों ने। जिस कार्ड से क्या करेगा मीर कासिम, इनको कुछ रियायत देगा या कुछ क्षेत्र देगा। तो अगला नवाब कौन है बंगाल का? इस समय बंगाल का नवाब है मीर कासिम। मीर कासिम। मीर कासिम ने क्या किया, इन्हें खुशी में दो तीन गांव दिए। एक तो था मेदिनापुर, और चटगांव, और कह सकते हो आप एक और क्षेत्र दिया वर्धमान। क्षेत्र दिए। तो मीर कासिम भी क्या कर रहा है, अंग्रेजों के कहने पे नवाब बना है। नवाब बना है तो उसी खुशी में क्या किया, इन्हें कुछ रियायतें दी या कुछ क्षेत्र इनको दे दिए कि आप इन क्षेत्रों को संभाल सकते हो या आपको इन क्षेत्रों में आप टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हो। तो इसी क्रम में क्या होता है, मीर कासिम राजा बन तो गया है, नवाब बन तो गया है, लेकिन उसके लिए परेशानी फिर भी खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेज क्या है, बार बार क्या करते हैं, मीर कासिम से भी पैसे की मांग कर रहे थे और इससे भी बार बार, कभी कोई काम होता तो इससे भी पैसे की बार बार मांग कर रहे हैं। तो मीर कासिम को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि ये जो अंग्रेज हैं, ये एक नालायक या मक्कार किस्म के लोग हैं। इन्होंने ऐसे ही तो मीर जाफर के साथ किया है और ऐसे ही हमारे साथ कर रहे हैं। तो इसी क्रम में क्या करता है, यह इनसे स्वतंत्र या दूर होना चाहता है। जो इसकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद, यह क्या करता है, मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर लेके आता। मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार वाले क्षेत्र में। और मुर्शिदा कहाँ था? बंगाल के अंतर्गत। तो इसी क्रम में क्या करेगा, ये अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके आएगा? मुंगेर लेके आएगा। इसने अपनी राजधानी कहाँ लेके आया है? मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आया है। कारण क्या है? अंग्रेजों से तो दूर भी है और अंग्रेजों का इतना नियंत्रण भी नहीं है। तो इसी क्रम में क्या किया, इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। और क्या कर रहा है मुंगेर में, और मुंगेर में अपनी
सेना को आधुनिक बना रहा है। आधुनिक क्यों बना रहा है? ये आधुनिक प्रशिक्षण दे रहा है क्यों? कभी भी इसे पता है कि अंग्रेजों से क्या है, कभी भी उलझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो मीर जाफर के साथ भी गद्दारी की है। मीर जाफर को भी नवाब तो बना दे, लेकिन उसको पैसे मांग मांग के या किसी उस कारण से उसको गद्दी से हटा दिया। तो ये इसको पता है कि कभी ना कभी अंग्रेजों से उलझा जरूर जाएगा। अंग्रेज हमसे भी क्या कर रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं। कभी हम इनके स्वतंत्र रहेंगे तो फिर इनके साथ रहेंगे, तो जाहिर सी बात है ये हमको भी इस प्रकार से टॉर्चर करेंगे। तो इस क्रम में क्या कर रहा है, अपनी सेना को आधुनिक बना। लेकिन फिर इसने एक काम कर दिया ऐसा जिससे क्या हो गए, अंग्रेज चिढ़ गए। इसने ऐसा क्या काम कर दिया मीर कासिम ने, जिस कारण से क्या हुए, अंग्रेज चिढ़ गए। इसने ऐसा कर दिया कि जो भारतीय जो व्यापार कर रहे थे उनको भी क्या कर दिया, टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दी कि किसी से भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। मीर कासिम ने ऐसा क्यों किया? अगर टैक्स नहीं लोगे तो प्रशासन कैसे चलाओगे? और प्रशासन के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आता है, टैक्स से। यह क्यों करता है ऐसे? इसके पीछे कार्ड क्या है? इसके पीछे कार्ड था, जो अंग्रेज थे ना, एक कह सकते हो नालायक या मक्कार किस्म के लोग थे। क्या करते थे अंग्रेज, जो भारतीय व्यापारी थे, वो उन्होंने पूछा भारतीय व्यापारियों से कि तुम नवाब को कितना टैक्स देते हो? तो नवाब ने बताया कि हम 100 रुपए देते हैं। तो ब्रिटिशर ने कहा तुम हमको 50 रुपए दो और 50 रुपए तुम बचाओ, अपना सामान जो हमारी गाड़ी पर लाद दो। क्योंकि हमारी गाड़ी पे क्या है, टैक्स लगता नहीं है, तो हम टैक्स फ्री व्यापार कर रहे हैं। इससे 50 रुपए का तुम्हें भी फायदा होगा और हमें भी फायदा हो जाएगा। तो सभी व्यापारी क्या कर रहे हैं, अपना जो सामान है वो उनकी गाड़ियों पे लाद दे रहे हैं। लेकिन इस चीज का पता चलता है मीर कासिम को कि यार अंग्रेज इतने नालायक किस्म के मक्कार आदमी, कि प्रशासन में जब भी पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रशासन में टैक्स तो जा ही नहीं रहा, सारा टैक्स का जो पैसा है वो कौन ले रहे हैं, ब्रिटिशर ही ले जा रहे हैं उसको। तो इसी क्रम में क्या किया था मीर कासिम ने, भारतीय जो व्यापारी हैं उनके लिए भी टैक्स फ्री कर दिया था बंगाल क्षेत्र के अंदर। इसने एक और काम क्या किया है, इसने बंगाल में भारतीयों, व्यापारियों को टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति, व्यापार की अनुमति दे दी। जब टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति मिल जाती है तो अब व्यापारी क्या करेंगे, टैक्स बिल्कुल भी देंगे नहीं। टैक्स क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अब टैक्स फ्री व्यापार हो गया है। और ब्रिटिशरों से गाड़ी पे अब माल उला देंगे नहीं। इससे क्या हो रहा है, ब्रिटिशरों को नुकसान हुआ। ब्रिटिशरों को समझ में आया कि यार मीर कासिम इतना ज्यादा चालाक। तो इसी क्रम में क्या किया, ब्रिटिशरों ने बंगाल का जो नवाब मीर कासिम है उसको हराने की सोचा, या उसको सबक सिखाने की सोचते हैं। इसी क्रम में क्या किया इन्होंने, उसको वर्धमान और गिरिया के युद्ध में हरा दिया जाता है। और मीर कासिम को हरा के कहाँ भगा दिया जाता है, गद्दी से उतार के भाग जाता है। तो क्या हुआ आगे, इसी से ब्रिटिशर नाराज हुए, क्योंकि इन्हें फायदा नहीं हो पा रहा। ब्रिटिशर नाराज हुए तो युद्ध, और युद्ध कौन कौन से हुआ, 1763 में होते हैं तीनों युद्ध, वर्धमान, गिरिया, और तीसरा जो होता है उद्दौनला। इस तीनों युद्ध में क्या किया है, मीर कासिम को हरा दिया। हरा दिया।
जब मीर कासिम को हरा देते हैं तो मीर कासिम हार के कहाँ पहुंचा और भगा दिया। और यहीं लिख दो, मीर कासिम को हरा दिया। मीर कासिम हारने के बाद, हारने के बाद अवध नवाब अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुंचा। और अंग्रेजों ने किसको फिर वापस से नवाब बना देते हैं। जब मीर कासिम को और क्या करते हैं, ये हरा देते हैं, तो उसके बाद क्या हुआ, गद्दी से फिर हटा भी दिया जाता है। अगला नवाब किसको बना दिया जाता है, मीर जाफर बैठा होता है। मीर जाफर से पूछा, राजा बनोगे, नवाब बनना है। मीर जाफर भी दुखी मन से बोला, हाँ बन जाएंगे। तो अगला नवाब किसको बना दिया, मीर जाफर को बना दिया जाता है। और ये कहाँ पहुंचा है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के। लेकिन जब शुजाउद्दौला के पास ये रोता रोता पहुंचा, पहुंच तो गया चलो, शुजाउद्दौला बैठे हैं, साथ में बैठा है वो शाह आलम द्वितीय भी। शाह आलम द्वितीय क्यों बैठा है, शाह आलम द्वितीय इस वजह से बैठा है क्योंकि एक, कह सकते हो, अभी जो दिल्ली में है, कुछ संघर्ष चल रहा है, जिस वजह से क्या है, उसको यहाँ पे आना पड़ा है शुजाउद्दौला के पास में। तो रोता रोता पहुंचा है ये भी, अपनी कहानी बता रहा है रोते रोते। शुजाउद्दौला पूछ रहे हैं, बताओ तो सही क्या हुआ है। शुजाउद्दौला ने शांत किया, चाय वाय पिलाई, ठंडा वंडा पिलाया। मीर कासिम चुप ही नहीं हो रहा। मीर चाप उसको बड़ी मुश्किल से चुप किया, फिर बताया कि यार तुम अवध के नवाब, नहीं सॉरी, बंगाल के नवाब रो क्यों रहे हैं, इतना बड़ा नवाब, आखिर क्या कारण है जो रो रहा। मीर कासिम बताता है अपनी कहानी कैसे ऐसे, क्योंकि इसको पता चल चुका था मीर कासिम को कि अंग्रेज किसी को नहीं छोड़े। तो यह कहता है कि आज बंगाल को जीता है, आगे दिल्ली की बारी है, उसके बाद अवध की, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की बारी है। ये जो गोरे हैं ना, ये किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये नोच नोच के खा जाएंगे हिंदुस्तान। यह लुटेरे हैं और ये हिंदुस्तान को लूट के ले जाएंगे। मीर कासिम को पता चल चुका था कि अंग्रेज व्यापार करने नहीं, अब हिंदुस्तान को लूटने आए हैं। इसी कारण क्या करेंगे, ये तीनों गठबंधन बनाएंगे और उनसे युद्ध करें। और युद्ध कौन सा होगा, बक्सर का युद्ध। तो क्या होता है, अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास पहुंचा, यहीं पर शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कौन है, मुगल बादशाह, ये भी यहाँ बैठा हुआ है। अपनी कहानी को बताया, उसके बाद क्या किया, तीनों ने, यह कहा, तीनों ने यहीं क्या किया है, गठबंधन। तीनों ने मिलकर गठबंधन बनाया। तीनों ने गठबंधन जब बना लिया, उसके बाद में क्या होता है, इसकी खबर क्या पता चल जाती है ब्रिटिशर को कि क्या है, सुजाउद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय, और तीसरा कौन है, मीर कासिम, क्या कर रहे हैं, हमको मारने। जब तीनों ने गठबंधन बना लिया तो तीनों क्या होते हैं, युद्ध के लिए निकलते हैं। कहाँ से निकले हैं, अवध वाला क्षेत्र है, यहाँ पे लखनऊ वाला क्षेत्र जो है, और ये पड़ता है बंगाल का। यहाँ से तीनों निकले, इधर से ब्रिटिशर। जगह का नाम है बक्सर। तो क्या होता है, 22 अक्टूबर 1764 को, ऐसे नहीं,
को बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध में कौन कौन है? एक तरफ तो है अवध के नवाब, क्या नाम है? सुजाउद्दौला। और मीर कासिम। और कौन है? शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह। ये शाह आलम द्वितीय होती है तो ये बस नाम के बादशाह थे, बस शामिल हो गए हैं क्योंकि अपनी भी तो जान बचानी है, आगे इनकी भी बारी आएगी। इसके बाद क्या हुआ है, इधर कौन है जो इसको लीड कर रहा है? अंग्रेज। अंग्रेजों में कौन लीड कर रहा है? हेक्टर। हेक्टर। इधर इनकी 40,000 की सेना है। 40,000 की सेना। और इधर इनकी मात्र 7,000 की सेना। अंग्रेजों ने क्या किया? तीनों को हरा। तीनों हारे। अवध के नवाब सिराजुद्दौला को भी हराया, मीर कासिम को भी मारा, और शाह आलम द्वितीय को भी पीटा। और इधर 40,000 की सेना है और इधर 7,000 की सेना। देख रहे हो, गोरों ने मात्र 7,000 की सेना ने क्या किया है? 40,000 की सेना को हरा दिया है। ऐसा क्या कारण है कि इनकी 7,000 की सेना और इनके 40,000 की सेना? कारण है इसके पीछे, जो अंग्रेजों की जो सेना थी वो डिसिप्लिन थी और आधुनिक हथियारों से लैस थी। और यह क्या है, पहले भी इनको पता है ये कहाँ लड़के आए हैं, कर्नाटक और हैदराबाद वाले क्षेत्र में भी ये पहले लड़के आ चुके, क्योंकि उन्होंने वहां देख लिया था कि जो भारतीय राजाओं की जो सेना है, ये जो सेना है ना, ये सिर्फ क्या है, एक भीड़ है, भीड़ का हिस्सा है, मारेंगे 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 बस। लेकिन वो क्या है, एक वेल डिसिप्लिन है। और इसीलिए क्या होते हैं, मात्र 7,000 की सेना से ये 40,000 की सेना को हराया जाता है, और ये सेना हारती है, और तीनों को अच्छे से कायदे से पीटा जाता है। और यही आपके जीवन पे लागू होता है, जब तक आप अनुशासित होंगे तो आप हमेशा सफल होंगे। तो सबसे पहले आपको अनुशासन बनाए रखना है। तो यही यहाँ कर रहा है, और ये पहले देख के भी आ चुके हैं स्थिति भारत के अंतर्गत की कैसी सेना है भारत की। ठीक। अब क्या हुआ, बक्सर का युद्ध तो हो गया, बक्सर का युद्ध अब होगी सब। इसी कारण से क्या होती है, संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। एक होती है 16 अगस्त 1765 को। और कौन सी संधि होती है? ये इलाहाबाद की संधि बोला जाता है। पहली जो होती है वह होती है अवध के नवाब सुजोधरा। पहली कब होती है? नहीं, पहली होती है 12 अगस्त को मुगल बादशाह के साथ, सॉरी, आप लिखे पहली। पहली होती है मुगल बादशाह के साथ। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में। दूसरी जो होती है वह होती है आपकी अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ में। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि युद्ध जो हुआ है वो हुआ है 22 अक्टूबर 1764 को।
और संधि जो होती है अगस्त में जाके होती है और अगले साल होती है। तो इतना समय रुक क्यों गए? इसके पीछे रुकने का कारण है कि जो क्लाइव था, जो इस समय गवर्नर चल रहा है, तो क्लाइव क्या होता है, किसी काम से क्या हुआ था, ब्रिटेन चला गया था। लेकिन जीत का श्रेय उसी को जाता है क्योंकि सारा जाल उसी का बिछाया हुआ है। तो हेक्टर मनरो उसी के क्रम में रुका हुआ था। जैसे ही क्लाइव वापस आता है तो यह संधियां फिर किसके साथ होती हैं? क्लाइव के साथ होती हैं, क्लाइव के समय में होती हैं। तो लिख भी सकते हो ये किसके साथ हुई है? क्लाइव के साथ। क्लाइव के साथ हुई है दोनों संधि। जो पहली संधि हुई है उसमें क्या क्या लिखा? उसमें लिखा था, इस संधि में, इसमें लिखा था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार किसको मिलेगा? अंग्रेजों को मिलेगा। और प्रशासन कौन चलाएगा? प्रशासन जो है वो मुगलों के पास है। दीवानी अधिकार, टैक्स वैक्स वाला सिस्टम किसके पास रहेगा? अच्छे खासा टैक्स वसूलेंगे कौन? अंग्रेज। प्रशासन को कौन देखेगा? मुगल बादशाह। और उसके लिए कितने रुपए दिए जाएंगे प्रशासन चलाने के लिए? ओनली 53 लाख रुपए। और बाद में घटा के कितने कर दिए थे? 33 लाख कर दिए। तो ये जो ये संधि होती है इससे क्या हो रहा है? इनका हस्तक्षेप बढ़ रहा है, मुगल प्रशासन में भी हस्तक्षेप बढ़ा है, और मुगल प्रशासन में इन्हें दीवानी अधिकार भी मिल गए। तो यह संधि किसके साथ हुई है? मुगल बादशाह के साथ। अवध के नवाब के साथ कौन सी संधि होती है? अवध के नवाब के साथ सुने। अवध के नवाब, अवध के नवाब सुजोधन, इनके क्या हुआ? 50 लाख रुपए क्या दिया? युद्ध क्षतिपूर्ति। क्षति, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में क्या दिया है? पैसा देना पड़ेगा। कितना? 50 लाख। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद और क्या होगा? अवध में ब्रिटिश अधिकारी रहेगा। ब्रिटिश अधिकारी रहेगा। वो क्या करेगा? सिर्फ जो प्रशासन के अंतर्गत है उसकी सारी सूचनाएं किसको देगा? ब्रिटिशर को। सिर्फ चुगली करने का काम रहेगा जिसका काम। तो एक ये हो गया। इसके साथ 50 लाख रुपए अवध के नवाब को। अवध में ब्रिटिश अधिकारी रहेगा। और क्या क्या किया है? और सेना नहीं रख सकते। सेना नहीं रखने का अधिकार। मतलब अवध को बिल्कुल तोड़ मरोड़ के रख दिया है उन्होंने। और सेना रखनी है तो क्या है, हमसे अनुमति पड़ेगी, और हमारी सेना ही आपके लिए जाएगी, और जिसके बदले आपको हमें पैसा भी चुकाना पड़ेगा। तो कह सकते हो कि एक सहायक संधि पर कह सकते हो कि शुजाउद्दौला ने, जो अवध का नवाब है, उसी ने क्या किए हैं, स्वीकार किया है इनको। तो ये सब किसके साथ होती संधि? शुजाउद्दौला के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। आगे कहानी क्या बढ़ रही है। और जब ये प्रशासन बंगाल के अंदर का अच्छा खासा चला रहे हैं, इन्हीं के समय में एक युद्ध होता है, संथाली विद्रोह। अवध के नवाब खुद शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला की संधि क्या कही है इसके साथ?
50 लाख रुपए क्या करेगा? युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए होगा। देख रहे हो, अपनी सारा सारा कुछ निकाल ले रहे हैं। युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपए, उस समय पे बहुत रुपए होते हैं। 50 लाख रुपए मतलब मानो कम से कम 300-400 करोड़ रुपए के आसपास। तो युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए रुपए भी कौन दे रहा है? सुजाउद्दौला देगा। आगे सेना नहीं रखने देगा, सेना नहीं रख सकते, सेना नहीं रखने देगा, सेना नहीं रख पाएंगे। अगर सेना रखनी भी है तो हमसे पूछ के रखोगे, या हमारी सेना यूज करो, हमसे पूछ के नहीं, हमारी सेना रखोगे। आपको सेना रखने का भी अधिकार नहीं है। उसी में अवध में ब्रिटिश अधिकारी रहेगा। ब्रिटिश अधिकारी रहेगा। और सिर्फ उसका काम कितना होगा? उसका काम सिर्फ यही होगा कि दरबार में सिर्फ आग लगाना, फूट करो राज करो की नीति, फूट डालो राज करो की नीति। तो अवध के नवाब को तो इतना इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया कि यहाँ से ये अवध उठ नहीं पाएगा। इसके बाद एक और संधि होती है कि पड़ोसी राज्यों से संबंध नहीं रखेगा। इतना समझ में आया? कहानी आगे बढ़ रही, कहानी आगे बढ़ रही है। तो अंग्रेजों को क्या हुआ था? अंग्रेजों को अंग्रेजों को क्या मिला था? इन्हें दीवानी अधिकार तो मिल गए थे। जब दीवानी अधिकार इन्हें मिल गया था तो इन्होंने क्या किया? किसानों से मनचाहा टैक्स वसूलना चालू कर दिया। क्या किया उन्होंने? किसानों से मनचाहा टैक्स। इसी क्रम में क्या किया? और किसानों से मनचाही फसल उगलवाई, किसानों से नकदी लिख लो, नकदी फसल करवाना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल लिख सकते हो, नील की खेती, कपास, गन्ना। इसी कारण से क्या है, जब आपकी खेती पर ये फसलें उगाई जा रही है किसानों की पे, तो इसी क्रम में क्या होता है, खाने की फसल तो कोई उगाई नहीं जा रही। जैसे अनाज हो गया, जौ हो गया, मक्का, बाजरा, उसकी जगह पे क्या कह रहे थे आप? नील और कपास और गन्ना की फसलें उगाएं। और किसानों से क्या है, मनचाहा टैक्स वसूल रहे हैं। और व्यापारियों से भी क्या कर रहे हैं, जो माल जिनसे खरीद रहे हैं व्यापारियों से, उसको भी पूरा पेमेंट नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि भागे थोड़ी जा रहे हैं। बोला उन्होंने कितने रुपए लगते हैं? 100 रुपए। 100 रुपए लगते हैं, 20 रुपए पकड़ो, नहीं तो अभी तुम्हें बताएंगे। 20 रुपए भी दे रहे हैं, नहीं दे रहे, तो व्यापारियों को क्या कर रहे हैं? व्यापारियों का भी शोषण। व्यापारियों का भी शोषण कर रहे हैं। तो इसी क्रम में क्या होता है, यह सब घटना होती है। तो इसी कारण 1779 में बंगाल में अकाल पड़ा। अकाल क्या पड़ा कि खाने की फसल तो हो नहीं रही थी, ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, नकदी फसल उगवा रहे हैं। तो इसी क्रम में क्या, जब खाने की फसल नहीं होंगी तो लोग तो भूखे मरेंगे। इसी क्रम में क्या होती है, बंगाल की 1/3 जनसंख्या मर जाती है। बंगाल में अकाल पड़ा और 1/3 जनसंख्या मर गई। क्योंकि जब आपके पास खाने को नहीं होगा तो लोग खाने के लिए तो भूख से मरेंगे। 1/3 जनसंख्या को मार दिया। और कहते हैं हम सभ्य थे, यह इनकी सभ्यता थी। कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा सभ्य थे, हमने भारतीयों को सभ्य होना सिखाया। ये ये था, ये प्रशासन संभाला इन्होंने। मात्र 3-4 साल के अंतर्गत इन्होंने क्या कर दिया, बंगाल को चौपट करके रख दिया। तो कहते हैं कि हम सभ्य हैं।
ये सभ्य थे। इनको तो जब भी मिले ना ऐसे, क्या है क्लास है कहना तो नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, एक तिहाई जनसंख्या मर गई इसी से। इसी कारण से क्या होता है 1780 में संथाल विद्रोह हुआ। संथाल विद्रोह किसने किया था? किसानों के द्वारा संथाल विद्रोह किया गया है। और संथाल विद्रोह पर किताब किसने लिखी है? इस पे किताब लिखी है 1880 में किताब लिखी गई है बंकिम चंद्र ने। बंगाल की दशा के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। जो आनंद मठ लिखी गई है उसी में इन्होंने, बंकिम चंद्र ने आनंद मठ में इसको बारे में लिखा है। इसी क्रम में क्या हो रहा है, जो ब्रिटिश कंपनी है वो धीरे धीरे मतलब ब्रिटिश कंपनी धीरे धीरे कंपनी क्या हो रही है, डिक्लाइन की ओर बढ़ रही है। क्यों? जो ब्रिटिशर हैं वो अब क्या कर रहे हैं, पर्सनली व्यापार कर रहे हैं। कंपनी के नाम पर कोई व्यापार नहीं चल रहा, और क्या हो रहा है, खुद अपना स्वयं व्यापार कर रहे हैं। इसी क्रम में क्या हो रहा है, कंपनी में घाटा होता जा रहा है। घाटे को देखते हुए अब जो नया गवर्नर जनरल क्या करते हैं, नया गवर्नर जनरल भेजा जाता है। कौन आता है? वारेन हेस्टिंग्स। अब कौन आएगा, आगे लिख लें। कंपनी घाटे में जाना शुरू हो गई। इसी कारण इसी कारण नया गवर्नर आया। नया गवर्नर कौन बनेगा? वारेन हेस्टिंग्स। तो ये है आपके बंगाल के बारे में पूरी कहानी, ये किस प्रकार से इन्होंने बंगाल को जीता था। तो इसके बाद आप पढ़ेंगे हम मैसूर वॉर, फिर उसके बाद आप आएगा मराठा। तो इसी क्रम में आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।